हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET का एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन का मॉक टेस्ट नंबर 4। दैट मीन्स 3 मॉक टेस्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं और मेरे साथ वो मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है, प्लीज़ जाके पहले वो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन सारे चैप्टर्स जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर्स कवर किए गए हैं 12th क्लास में, उन सब की वीडियोस 1 बाय 1 चैनल पे आ रही हैं। सो अगर आपने वो भी देखना अभी तक शुरू नहीं किया है, वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि सिमिलर हैं हमारे पुराने मॉक टेस्ट से। ये बोलते हैं कि टोटल हम आपसे पूछेंगे 50 क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 40, मतलब 10 ऑल टुगेदर आप छोड़ सकते हैं। जो आपको लगे कि हाँ ये वाला तो मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, स्किप दैट। ठीक है, बट क्योंकि अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए तुम्हें 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं मेरे साथ। ओके, और ना सिर्फ इतना, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि 50 में से तुम्हारे करेक्ट कितने गए हैं। ठीक है, अच्छा, और सेकंड, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन तुम बिल्कुल सही अटेम्प्ट करते हो, उसका आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है जो भी एक्चुअल आंसर है उससे, तो तुम्हें मिलेंगे +5। लेकिन अगर वहीं पे तुम गलत आंसर मार्क कर देते हो तो तुम्हें मिलेगा -1। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग है। तो थोड़ा सा सोच समझ के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, देन इन दैट सिनेरियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को +5 मिलेगा जिन्होंने इन दोनों में से किसी एक को टिक किया होगा। और अगर मान लीजिए चारों ही ऑप्शंस गलत हैं, देन इन दैट सिनेरियो हर वो स्टूडेंट जो इस एग्जाम में बैठा होगा उसको +5 मिल जाएंगे। एंड लास्टली, यहाँ पे कैलकुलेटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, सो लेके मत जाना। ये सबसे लास्ट में आती है इंस्ट्रक्शंस, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि एप्पल वॉच पहन जाएंगे, मस्त टाइम देखेंगे, बीच में थोड़ा बहुत करना होगा, कुछ ना कुछ हम वो भी कर लेंगे। आपको अलाउड ही नहीं होगा अंदर ले जाना। और फिर पूरे पेपर में बैठ के ना तुम ये सोचते रहोगे यार मेरी एप्पल वॉच कहीं गुम ना हो जाए। मैंने जब से एप्पल फ़ोन लिया था ना, और मैं कोई भी एग्ज़ाम देने जाती थी, लाइक मेरा LLM चल रहा था, तो मैं कभी भी बैग में अगर फ़ोन रख के जाया करती थी पेपर देने के लिए और मेरा बैग बाहर पड़ा रहता था रूम के, तो मुझे यही धकधकी चली रहती थी कि यार मेरा एप्पल आईफोन कहीं चला ना जाए, कहीं चला ना जाए, कोई निकाल ना ले। तो अगर महंगे गैजेट्स तुम साथ में कैरी करोगे, तुम्हें अंदर तो ले जाने का मौका दिया नहीं जाएगा, ऊपर से चोरी होने का खतरा तुम्हें और ज़्यादा परेशान करेगा, जिसकी वजह से तुम पेपर पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। तो वो काम मत करना। मेरा LLM वाला सब्जेक्टिव था तो मैं इन एनी वे कुछ भी लिखाती थी, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ खेल लग जाएंगे तुम्हारे अगर तुम नर्वसनेस में अपना पेपर दोगे तो। ठीक है, चलो अब मेरी इंस्ट्रक्शन सुन लो। मेरी इंस्ट्रक्शन बस इतनी सी है कि पेन पेपर लेके बैठना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगी, आंसर अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद मैं हिंदी बताऊंगी और उसके बाद आंसर रिवील करूंगी, तो चेक करना है तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, और मुझे लास्टली बताना भी है कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 50 करेक्ट गए। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज Sambhav thought of an idea to produce solar bins through which the garbage will get decomposed automatically using solar energy. Wow, what a great idea. He went through the process of studying pros and cons of making such bin before launching it. Out of the following, identify the stage of creative process discussed above. Okay. सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि संभव एक लड़का है जिसने एक आइडिया सोचा है कि वो ऐसे बिन्स बनाएगा, ऐसे गार्बेज डालने के, डस्टबिन्स बोलते हैं ना जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में, वो बिन्स बनाएगा जो कि सोलर एनर्जी के थ्रू क्या करेंगे, नेचुरली डिकम्पोज कर देंगे। जैसे ही तुमने उसमें गार्बेज डाला, सोलर एनर्जी पड़ी और वो क्या करेंगे, गार्बेज को डिकम्पोज कर देंगे, जिसकी वजह से गार्बेज का जो इकट्ठा होना, एक्युमुलेशन ऑफ गार्बेज एक प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पाएगी। तो अब ये कुछ भी करने से पहले, कुछ भी लॉन्च करने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स देखना चाहता था, तो ये उसी पे वर्क कर रहा था। अब आपको बताना है चारों स्टेजेस में से ये कौन सी वाली स्टेज है क्रिएटिव प्रोसेस की। क्रिएटिव प्रोसेस जो हमारी है, जो एक पूरी हमने नंबर ऑफ स्टेप्स पढ़े थे इसमें, उसमें कौन से वाली स्टेज पे है ये संभव इंसान जो बिन्स बनाने के बारे में सोच रहा है। इज इट इंक्यूबेशन, इनोवेशन, एलिमिनेशन और नन ऑफ द अबव। मैंने यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा टाइम नहीं दिया, आई गेस मैंने हिंदी बहुत जल्दी बता दी, राइट। बट एनीवेज आगे वाले क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम मिलेगा। देख लो और बता दो क्या होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
इंक्यूबेशन, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं उस आइडिया को और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। 5 स्टेजेस जो है हमारी क्रिएटिव प्रोसेस की, उसकी जो सेकंड स्टेज होती है प्रेपरेशन के बाद वो होती है इंक्यूबेशन। ठीक है, सो यहाँ हम इंक्यूबेशन कर रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, शिलोंग इज़ फेमस फॉर इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है? Anyways, Ariel Private Limited wants to build an eco-friendly amusement park which will not only be known for fun activities but will also educate the public about various sustainable development home projects. The company felt that it is their duty to educate the present generation about do-it-yourself projects. DIY बोलते हैं इसको, अगर आपको पता हो तो. This will bring awareness about saving our environment for a better future. She put her idea before the venture capitalists by making an entertaining slideshow and oral narration. She also presented the executive summary of her proposed venture and a few key graphs. The format of business plan used by this person is elevator pitch, a pitch deck with oral narratives, a written presentation for external stakeholders, and internal operational plan. बताइए, what will be the correct answer? थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है पहले आ चुका है, किसी मॉक में आया है आई गेस। अगर आया है तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को आंसर पहले से ही पता होगा। नहीं भी आया तो आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स के बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं। सो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर। हिंदी बताऊँ अब इसकी? सो शिलोंग अपनी प्रिस्टाइन ब्यूटी के लिए ऑब्वियसली फेमस है, और यहाँ पे एरियल प्राइवेट लिमिटेड क्या चाहते हैं कि इको फ्रेंडली अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहते हैं, ताकि ना सिर्फ फन एक्टिविटीज़ हो सके लोगों के लिए, बल्कि उन्हें एडुकेट भी किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होम प्रोजेक्ट्स को लेके। द कंपनी फेल्ट दैट इट इज़ देयर ड्यूटी टू एडुकेट द प्रेजेंट जनरेशन अबाउट। कंपनी को लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रेजेंट जनरेशन को DIY प्रोजेक्ट्स के बारे में अवेयर करना है। This will bring awareness about saving our environment for a better future. इससे क्या होगा, लोग अवेयर बनेंगे कि अपने फ्यूचर मतलब एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेटर फ्यूचर के लिए। She put her idea before the venture capitalists. उन्होंने अपना आइडिया क्या वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने रखा, कैसे रखा? स्लाइड शो बना के और एक ऑरल नरेशन दे के, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव समरी भी बनाई और की ग्राफ्स भी इंक्लूड किए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि बिजनेस प्लान का फॉर्मेट क्या था। बिजनेस प्लान का फॉर्मेट क्या था, जल्दी से बता दीजिए। एलिवेटर पिच, अ पिच डेक विद ऑरल नरेटिव्स, या फिर बाकी दो? चलिए बताइए। And the correct answer of this question is a pitch deck with oral narrative। ये यहाँ से ही देख सकते थे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। डैश इज द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट अमंग द 4 P's, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस। ये 4 P's किसके एलिमेंट्स हैं, ये बताना जरा। ये 4 P's किसके एलिमेंट्स हैं बताइए। ये हैं मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स। अब मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट आप बताइए जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग है, और इकलौता रेवेन्यू जनरेटिंग है। प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, बताओ। 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के एक एलिमेंट के बारे में बताओ जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग वाला है, बताइए। And the correct answer of this question is price। नाम से ही समझ में आ रहा है रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होगा, जब हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेंगे और प्राइस बदले में लेंगे, राइट? तो यहीं से तो हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे होंगे। सिंपल लॉजिक। मैंने बोला ना, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपको बुक भी इतना ज़्यादा मतलब इंटेंस वे में पढ़ने की ज़रूरत तो है, बुक तो पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आप लॉजिक्स बिठा पाए अपने कॉमन सेंस के साथ, राइट? बट अगर थोड़ा बहुत जैसे आप बीच में प्रैक्टिस भी करें, एक आधा चैप्टर आपका स्किप भी हो जाए, तब भी आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बट कॉमन सेंस लगा के, ठीक है? बट ये भी याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग भी है, कहीं पता चले वही गेसिंग वर्क में तुम अपने नेगेटिव मार्क्स कटवा दो।
An automobile company joining with spare parts supplier would be an example of what? Market extension merger, vertical merger, product extension merger, none of the above. आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पिक किए जा रहे हैं. लाइक ये टाइप्स ऑफ पिचेस, मतलब बिजनेस प्लान्स, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. दिस टाइप्स ऑफ मर्जर, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम वो आए हैं क्वेश्चंस. देन क्रिएटिव प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये सारे टॉपिक्स को ना घोल के पी लेना है आपने अच्छे से. चलिए, ऑटोमोबाइल कंपनी अगर स्पेयर पार्ट्स सप्लायर के साथ ज्वाइन कर लेती है, मतलब गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी बन गई है. अभी मैं अपने भाई के साथ गाड़ी में आ रही थी, ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उन्होंने मुझे छोड़ा और हमने देखा सड़क पे ऐसे जाम लगा हुआ है बुरी तरह से. तो मैं उनसे वही डिस्कस कर रही थी कि कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो ऐसे चुटकी बजाओ और 1 सीटर बन जाए, और चुटकी बजाओ 4 सीटर बन जाए, 5 सीटर बन जाए. कितना सही होता ना. वैसे में सोच के देखो, अगर किसी का प्लान है ऐसा कुछ करने का तो जल्दी करो. ऐसी इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है अपन लोगों को. सो बेसिकली मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी थी, ये स्पेयर पार्ट्स वालों से, जो मतलब गाड़ियों में पार्ट्स लगते हैं ना, छोटे छोटे से फर्स्ट टायर्स वगैरह, ठीक है, उनके साथ कंबाइन करना चाहती है, मर्ज करना चाहती है. तो ऐसे में कौन से वाला मर्जर हो रहा है? मार्केट एक्सटेंशन मर्जर हो रहा है, वर्टिकल मर्जर हो रहा है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर हो रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और मर्जर के बहुत सारे क्वेश्चन हम मॉक्स में देखते हुए आए हैं पिछले 3 मॉक्स में. सो अब तो आपको पता होना ही चाहिए आंसर क्या होगा इसका. एंड द करेक्ट आंसर इज वर्टिकल मर्जर. मैंने आपको बताया था, जब दोनों ही कंपनी सेम लेवल पे वर्क कर रही होती है, इस नेचर का जो मर्जर होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर. लेकिन जब अलग अलग स्टेजेस पे काम कर रही है, मतलब ये रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रही है और ये फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, ये अपने रॉ मटेरियल्स इस कंपनी को सप्लाई किया करती थी, अब ये इसके साथ मर्ज होना चाह रही है, मतलब ये अलग अलग स्टेजेस पे मर्जर करना चाह रहे हैं. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्टिकल मर्जर हो रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. ये बोलता है वर्किंग कैपिटल इंश्योर्स टू हैव इनफ कैश टू पे फॉर डैश एज दे फॉल ड्यू. दैट्स एक्सपेंसेस बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बताइए. वर्किंग कैपिटल इंश्योर्स टू हैव इनफ कैश टू पे फॉर डैश एज दे फॉल ड्यू. दैट्स एक्सपेंसेस बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बोलिए. देखिए, ये पूछ रहे हैं आपसे कि वर्किंग कैपिटल इंश्योर करती है कि उनके पास इनफ कैश हो ताकि वो क्या क्या पे कर सके जब भी वो ड्यू होते हैं. और डेट्स, एक्सपेंसेस बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ डेट एंड एक्सपेंसेस. ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल में हम उतना पैसा रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स और हमारे जो डेट्स ड्यू हो रहे हैं बीच बीच में, उनकी पेमेंट हम कर सके. राइट. चलिए, 6th question है, Sandeep had started his business of dairy products in 2013. He wanted to expand his business but did not have the necessary funds. One of his friends suggested that he should approach Mr. Goel, a venture capitalist, for further funds. When Sandeep approached Mr. Goel, he was given 3 minutes for explaining his business proposition. Identify the format of business plan referred in the above lines. Again, business plan से related एक question आ गया. Elevator pitch, a pitch deck with oral narratives, a written presentation for external stakeholders, and internal operational plan. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. बहुत सिंपल है, इस नेचर के क्वेश्चन आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में भी ऐसा ही नेचर का क्वेश्चन आएगा. बाकी अपन NTA का मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली देखने वाले हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे क्या रहेगा. जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. So basically, Sandeep ने had started his business of dairy products in 2013. संदीप ने 2013 में डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया
उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था बट उसको नेसेसरी फंड्स नहीं मिल पा रहे थे। तो एक उसके दोस्त ने उसे बोला कि मिस्टर गोयल को अप्रोच कर, वेंचर कैपिटलिस्ट है फॉर फर्दर फंड्स। व्हेन संदीप अप्रोच मिस्टर गोयल ही वाज गिवन 3 मिनट्स फॉर एक्सप्लेनिंग हिज बिजनेस प्रोपोजिशन। अब मिस्टर गोयल ऑब्वियसली पैसे वाले इंसान हैं तो बिजी रहते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ तुम्हें 3 मिनट दूंगा अपना प्रोपोजिशन मेरे सामने रखने के लिए। अब आपको बताना है कि ऐसे में जो संदीप है वो जो अपना बिजनेस प्लान बनाएगा, जो बताएगा उनको 3 मिनट के अंदर अंदर, वो कौन से वाला बिजनेस प्लान इस्तेमाल करेगा। मतलब टाइप्स होते हैं ना बिजनेस प्लान्स के, तो वो कौन से वाले बिजनेस प्लान को इस्तेमाल करेगा 3 मिनट के अंदर अपनी बात रखने के लिए। एलिवेटर पिच, अ पिच टेक विद ऑरल नैरेटिव्स, अ रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। लेटली ये वर्ड पिच कितना फेमस हो गया ना, स्पेशली आफ्टर शार्क टैंक। शार्क टैंक के बाद तो भैया ये पिच 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 इतना सुनने में आ रहा है रेगुलरली। किसी ने शार्क टैंक अगर नहीं देखा है शो तो एक बार देखना ज़रूर, बहुत सही है। मतलब आपको पता लगेगा, आप एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए बताइए यहाँ पे कौन से वाली पिच इस्तेमाल हो रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब क्या होता है, बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात सामने वाले के सामने रखना। तो 3 मिनट में ऑब्वियसली वो पूरी राम कथा तो सुना नहीं पाएगा, उसको बहुत ही शॉर्ट में अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट बोलना पड़ेगा। बट अगेन अगर तुम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलोगे सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण हो सकता है वो सुनने से पहले ही तुम्हारा प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे। राइट, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, पैसे आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 7th है, पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डैश प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, रिटन, ऑरल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डैश प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, बताइए। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स व्हिच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, बताइए। रिटन, ऑरल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑरल। पर्सनल सेलिंग में मैं खड़ी हूँ, मैं सामने वाले इंसान को कन्विंस करूँगी, सर देखिए हमारा ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप आराम से खरीद सकते हैं। तो ऑरली आई एम कन्विंसिंग दैट पर्सन, राइट। चलिए 8th क्वेश्चन है, डैश इज अ पावरफुल एंड आइडियल वे टू एक्सपैंड बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग, मर्जर, एक्विजिशन, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा बहुत ना, मतलब यहाँ पे मैं एक हिंट दे रही हूँ तुम्हें, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में जो ग्रामर इस्तेमाल की जाती है उस पर भी फोकस करना, थोड़ा बहुत, ठीक है। डैश इज अ पावरफुल एंड एन आइडियल वे टू एक्सपैंड बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग, मर्जर, एक्विजिशन, ऑल ऑफ द अबव। ग्रामर थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन की, हिंट दे रही हूं यहाँ पे मैं आपको। एंड द करेक्ट आंसर से पहले मैं हिंदी बता दूं, डैश इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल और आइडियल वे है बिजनेस एक्सपैंड करने का, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेंचाइजिंग। वैसे तो काइंड ऑफ देखा जाए तो सारे एक्सपैंड करने के ही मेजर्स हैं, मतलब मर्जर से भी हम एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं, एक्विजिशन से भी हम एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं, बट क्वेश्चन ने बोला था सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन से वाला होता है, वो आप बताओगे। तो जो भी बच्चे ऑल ऑफ दीज को मार्क करने वाले थे वो आराम से समझ लीजिए, मैंने जब आपको बोला ग्रामर पे फोकस करना तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डैश इज अ पावरफुल, दैट मीन्स वो एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। तो इसकी वजह से हमारा आंसर होगा फ्रेंचाइजिंग, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब बाकी सारे वेज भी हमारे एक्सपैंड करने में मदद करेंगे, लेकिन फ्रेंचाइजिंग से सबसे ज्यादा हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि बाकी सबकी लिमिटेशंस है ना भैया, मर्जर में 2 कंपनीज मिलेंगी, 4 मिल सकती हैं हद से हद, एक्विजिशन में तुम एक को एक्वायर कर लोगे, 2 को कर लोगे, फ्रेंचाइजिंग में तो कोई लिमिट ही नहीं है भैया, जितने लोग आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहे ले सकते हैं, राइट, अगर उनके पास नेसेसरी फंड्स और बाकी सारी चीजें हैं तो। क्वेश्चन 9th, डैश रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डेज अ फर्म्स कैश रिमेन्स टाइड अप विद इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, वेरिएबल कॉस्ट, कैश कन्वर्जन साइकिल, फिक्स्ड कैपिटल, नन ऑफ द अबव। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगेन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर आप ये सब पढ़ चुके हो अपने इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स में। चलिए बताइए मुझे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर।
Dash represents the number of days a firm's cash remains tied up within the operations of business. Variable cost, cash conversion cycle, fixed capital, none of the above. बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? ये पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंट करती है कितने नंबर ऑफ डेज आपके कैश टाइड अप रहेगा ऑपरेशंस में, मतलब कैश तुम्हारा ऑपरेशंस में लगा रहेगा, हार्ड कैश तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगा, इन्वेस्टेड रहेगा तुम्हारा कैश। ये पर्टिकुलर नाम मतलब इस चीज को एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज दैट नाम? एंड द करेक्ट आंसर इज कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है? मतलब तुम कैश को कितनी, मतलब फॉर से तुमने रॉ मटेरियल्स खरीदे, कैश लगाया, राइट? अब तुम फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हो उससे, तो तुमने कैश यहाँ पे लगाया था। अब क्या तुम्हें ये कैश वापस मिल पाया? अभी तक नहीं मिल पाया। ये कैश तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम प्रोडक्ट को सेल कर दोगे। सेल करोगे तो कैश तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो इतने टाइम ड्यूरेशन तक तुम्हारा कैश इन्वेस्टेड रहा, हार्ड कैश के फॉर्म में तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं था। और ये साइकिल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। मतलब रॉ मटेरियल्स में जब तुम पैसे इन्वॉल्व कर रहे हो, उसके बाद जब फिनिश प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा कैश मिलेगा। तो ये जो ये टाइम पीरियड जो है जिसमें तुम्हारा कैश तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे ऑपरेशंस में इन्वेस्टेड है, उसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, मतलब फॉर्मेट अलग था, बट ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए, मुझे आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं। प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, सो दैट मैं एक बार आपको बता सकूँ कि वो बुक अच्छी है भी कि नहीं है। ठीक है। Northwest Airlines started their operation from India to various parts of the country in year 2015. The company had been successful in its operation as more people preferred to travel by air due to change in the lifestyle and attitude towards work and leisure. It is dash factor as per PESTEL model: social, economic, legal, technological. पेस्टल मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं पढ़ा, वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट चैप्टर जो मैं तुम लोगों के लिए लेके आई थी वीडियो बना के, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पेस्टल मॉडल को। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फिर भी वो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, उन लोगों ने 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का बिजनेस एनवायरनमेंट करके एक चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा, 3रे नंबर पे था वो, राइट? उसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत अलग अलग डायमेंशंस देखे थे। ये वैसा ही है। पेस्टल मॉडल इज नथिंग जस्ट द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, एनवायरनमेंट। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन अवेलेबल है, देखिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। फटाफट पता लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस जो हैं उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं फ्रॉम इंडिया टू वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री इन ईयर 2015। 2015 में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑपरेशन एज मोर पीपल प्रेफर टू ट्रैवल बाय एयर ड्यू टू चेंज इन लाइफस्टाइल। ये बोल रहे हैं कि कंपनी बहुत सक्सेसफुल रही है अपने ऑपरेशंस में, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों ने फ्लाइट से आना जाना शुरू कर दिया। आप देख भी रहे होंगे आपके आसपास पहले कितने लोग हुआ करते थे जो फ्लाइट से ट्रैवल करते थे। मतलब फ्लाइट से ट्रैवल करना एक लग्जूरियस थिंग मानी जाती थी, राइट? बट आज की डेट में हर अगला बंदा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्लाइट। आपको लगेगा भी नहीं वहाँ जाके कि अरे ये भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली लोगों के एटीट्यूड में, उनके लाइफस्टाइल में चेंज आया है, जिसकी वजह से मेनी पीपल स्टार्टेड यूजिंग फ्लाइट्स एज अ जरिया फ्रॉम रीचिंग वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सॉरी, फॉर रीचिंग टू अ पर्टिकुलर स्टेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेस्टल मॉडल का कौन से वाला फैक्टर इस्तेमाल हुआ है वो आपको बता रहा है, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल या टेक्नोलॉजिकल, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज लाइफस्टाइल। लोगों का चेंज हुआ है, मतलब किस में चेंज आ रहा है? सोशल में। मैंने बोला ना, जहाँ लोग हों सोशल आ जाएगा, बस सिंपल सा कीवर्ड है याद रखने वाला। जहाँ कुछ इकोनॉमिक टर्म लिखी हो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, जहाँ लॉ मेंशन हो, रूल्स मेंशन हो या फिर लेजिस्लेशन मेंशन हो वहाँ पे लीगल आ जाएगा, और जहाँ पे कुछ इनोवेटिव होता हुआ जा रहा है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल आ जाएगा, और जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आए पॉलिटिकल। बस सिंपल से फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको आंसर पता चल जाएगा। 11th क्वेश्चन है, पंकज इज रनिंग अ केमिस्ट शॉप अंडर द नेम बंसल मेडिकोज इन अशोक विहार मार्केट. He takes all the decision about business himself and there is no interference from others. He also earns good profit as a direct reward for his risk bearing. The form of business organization in which Pankaj is engaged is dash: company, sole proprietorship, partnership, cooperative.
ये पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा है मैं 11th क्लास का कुछ पढ़ा रही हूँ आपको। 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आया था, इफ़ यू रिमेंबर, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। बताइए। पंकज एक केमिस्ट शॉप चला रहा है जिसका नाम है बंसल मेडिकोज। कहाँ पे चला रहा है? अशोक विहार मार्केट में चला रहा है। वो सारे के सारे डिसीजंस अपने बिजनेस के रिगार्डिंग खुद ही लेता है, वो सारे के सारी चीज़ें खुद ही करता है, किसी की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। जितना प्रॉफिट आता है वो खुद ही कमाते हैं, मतलब, और जितना भी रिस्क होता है वो भी खुद ही बेयर करते हैं। यहाँ पे द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पंकज एंगेज्ड है वो कौन सा है? कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है? बताइए। बहुत सिंपल आंसर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है। द आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ये ऐसा बिजनेस फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें इंसान खुद ही खुद हर एक चीज़ मैनेज कर रहा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। Advertising aims to make business and product name familiar to the public, educate and inform the public, offer specific products or services, all of the above. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, एडवर्टाइजिंग का एम क्या होता है वो आपको पता लगाना है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस नेचर का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वैसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं लोग, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज इन सारी चीज़ों की वजह से। उन्हें अपने प्रोडक्ट को फेमिलियर बनाना होता है पब्लिक के बीच में, उन्हें लोगों को बताना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऑफर करना होता है लोगों के सामने या सर्विस को। चलिए, 13th क्वेश्चन है द रोल ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज डैश। क्या फालतू फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, कैपिटल, या फिर फॉरेन वाला, या फिर नन ऑफ द अबव? बताओ। द रोल ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। ऐसी यूनिट्स जिनके पास सरप्लस अमाउंट होता है उनसे वो पैसा लेके ऐसी यूनिट जिनके पास डेफिसिट अमाउंट होता है उनको देना क्या कहलाया जाता है? क्या मतलब किस टर्म से इसे डिनोट करते हैं? सरप्लस वालों से लेके डेफिसिट वालों को देना। जैसे वो डायलॉग सुना होगा आपने, अक्षय कुमार की एक मूवी में था कि कौन सा इंसान था जो अमीरों से लूटता था और गरीबों को दान देता था? What was his name? मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। रॉबिन हुड शायद, आई डोंट रिमेंबर। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें याद आए तो। वो क्या करता था? अमीरों से लूटता था और गरीबों को देता था दान। तो यहाँ पे सरप्लस वालों से लेके डेफिसिट वालों को दिया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? जल्दी बताओ, नाम से समझ में आ जाएगा आपको। एंड द करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट जिसमें हम सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स को पैसे ट्रांसफर करते हैं। 14th क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स एज दिस मार्केट कैन मोबिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑन अ नेशन वाइड स्केल, secure the required financial foreign capital, ensure the most effective allocation of the mobilized financial resources, all of the above. बताइए। 14th question है capital markets are the most important source of raising finance for entrepreneurs as this market can mobilize the financial resources on a nationwide scale, secure the required foreign capital, ensure the most effective allocation of the mobilized financial resources, all of the above. बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? हिंदी बताऊं इसकी? कैपिटल मार्केट सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है फाइनेंस रेज करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि एज दिस मार्केट कैन, क्योंकि ये मार्केट में मोबिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑन अ नेशन वाइड स्केल, मतलब ये नेशन वाइड स्केल पे मोबिलाइज करती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, सिक्योर द रिक्वायर्ड फॉरेन कैपिटल, इवन फॉरेन कैपिटल भी जो आ सकता है वो ले आने में मदद करती है, इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ द मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और ये इंश्योर करती है सबसे इफेक्टिव एलोकेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइनेंशियल मार्केट करके एक चैप्टर था तुम्हारा 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में, वो पढ़ा होगा तो तुमसे आंसर बन जाएगा।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे फंक्शंस कैपिटल मार्केट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन। बिफोर सिलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी द एंटरप्रेन्योर हैज टू इंश्योर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस, द रिटर्न ऑन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव टू बी एक्सेप्टेड बाय हिम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये फर्स्ट चैप्टर जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने ला चुकी हूँ, वहाँ से पिक किया गया है और ये बोल रहे हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर को इंश्योर करना पड़ता है। क्या इंश्योर करना पड़ता है? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप लाने वाले हैं उसका अच्छा खासा मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है या मतलब तैयार हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न इतना बढ़िया है कि आपकी आराम से इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकल सकती है और आपको अट्रैक्टिव भी लगेगा ये ऑप्शन, या बोथ ए एंड बी या नन। बताओ, कभी भी आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हो, इंडिविजुअल की नज़र से समझो, तुम बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हो, ठीक है। अब तुम ऐसे किस लाइन में जाना पसंद करोगे, कौन सी चीज़ को चुनोगे बिजनेस के लिए, जिसका मार्केट आपको बहुत अच्छा मिलेगा या फिर जिससे रिटर्न अच्छा मिलेगा, या फिर दोनों, या फिर कुछ भी नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। दोनों चीज़ें मिलेंगी तभी तुम उस पर्टिकुलर चीज़ के टूवर्ड्स जाओगे, और ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था एज फार एज आई रिमेंबर। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, simplest and the most commonly used forms of business organization? Sole proprietorship, partnership, company, none of the above. Which of the following is one of the oldest, simplest and most commonly used forms of business organization? इनमें से कौन से वाला सबसे पुराना, सबसे सिंपल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 11th क्लास के 2nd चैप्टर में ही आया था आई गेस। And the correct answer of this question is sole proprietorship. सबसे पुराना, सबसे सिंपल, सबसे सरल, सबसे आराम से फॉर्म होने वाला बिजनेस फॉर्मेट है। 17th क्वेश्चन है, Ram and Rohan are leading an advertising firm. They recruited new graduates through college placements. During an interview, they asked one of the students to list down 4 rules for planning any advertising activity. He responded with the following: desire, aim, target and dash. Competitors, complaints, customers, consumers. बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। They are saying Ram and Rohan are leading an advertising firm. राम और रोहन क्या है, एडवर्टाइजिंग फर्म को लीड कर रहे हैं। They recruited new graduates through college placements. उन्होंने नए नए ग्रेजुएट्स को रिक्रूट किया है कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे, बच्चों को पकड़ के लाते थे। During an interview, they asked one of the students to list down 4 rules for planning any advertising activity. इंटरव्यू के समय उन्होंने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा कि 4 रूल्स लिखो, लिस्ट डाउन करो, जो कि इस्तेमाल होते हैं एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी की प्लानिंग में, ठीक है। ही रिस्पॉन्डेड विद द फॉलोइंग, जो सामने से स्टूडेंट था उसने रिस्पॉन्ड किया कैसे, डिज़ायर, एम, टारगेट, 3 तो ये बताया एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी में प्लान करते हुए, और चौथा क्या बताया, कॉम्पिटिटर्स, कंप्लेंट्स, कस्टमर, कंज्यूमर्स। बताइए, राम एंड रोहन आर लीडिंग एन एडवर्टाइजिंग फर्म। 4 चीज़ें इन्होंने बच्चे को बोली कि लिस्ट डाउन करो, 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो उस बच्चे ने लिस्ट डाउन करी। अब आपको चौथी चीज़ बतानी है, व्हाट दैट विल बी, कॉम्पिटिटर्स, कंप्लेंट्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉम्पिटिटर्स। अब ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो ये बुक पढ़ने के बाद ही आपको समझ आ पाएगा, तो वेट करो जब मैं इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाऊंगी तब ये सारी चीज़ें समझेंगे। 18th क्वेश्चन है, सिया फर्नीचर्स लिमिटेड सेट अप अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द लोकल मार्केट ऑफ देयर सिटी. द क्वालिटी ऑफ देयर फर्नीचर इज द बेस्ट इन द होल मार्केट, सॉरी. After some time, Motilal Furnitures Limited planned to join hands with Sia Furnitures Limited in a view that this deal will help them to obtain a better pricing control over the manufacturing process. This type of growth strategy is known as horizontal, vertical, both A and B, none of the above. बताइए,
बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Sia Furnitures set up a small manufacturing unit in the local market of the city. Sia Furnitures ने क्या किया, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला लोकल मार्केट में सिटी के। उनके क्वालिटी जो होती थी फर्नीचर की वो बेस्ट मानी जाती थी पूरे मार्केट में। कुछ समय बाद मोतीलाल फर्नीचर्स प्लान टू जॉइन हैंड्स, मतलब कुछ समय बाद मोतीलाल फर्नीचर्स ने इनके साथ हाथ मिलाने की सोची। In a view that this deal will help them to obtain a better pricing and control over the manufacturing process. क्यों हाथ मिलाए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन दोनों के लिए थोड़ी बेहतरीन हो जाए, बेटर प्राइसिंग सिस्टम हो जाए और कंट्रोल थोड़ा अच्छा हो जाए। इस तरह की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अगेन उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक और क्वेश्चन आ गया, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल। भैया दोनों फर्नीचर्स वाले थे, मैंने आपको क्या समझाया था, जब दोनों सेम ही स्केल पे काम कर रहे हो, सेम ही लेवल पे काम कर रहे हो और मर्ज होने के बारे में सोचे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। बट यहीं पे अगर ये फर्नीचर वाला होता, ये वुड वाला होता जो वुड बेच रहा था, इन दोनों के बीच में मर्जर होता तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकल मर्जर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। ये बोलता है डैश इन्वॉल्व्स रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट है पब्लिक इशू, सेकंड है राइट्स इशू, थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट, फोर्थ है ऑफर टू द एम्प्लॉयज। बताइए 19th क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इज इट कॉल्ड पब्लिक इशू और राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर टू द एम्प्लॉयज। अगेन 12th क्लास बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ चैप्टर है ये, जिससे ये क्वेश्चन मिलता जुलता है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। डायरेक्टली पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना प्रोस्पेक्टस इशू करके, इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसे पब्लिक इशू बोलते हैं, राइट्स इशू बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं या ऑफर टू द एम्प्लॉयज बोलते हैं। And the correct answer is public issue, क्योंकि पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके हम वो कर रहे हैं ना, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि राइट्स इशू में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे रहे होते हैं, ऑफर टू एम्प्लॉयज हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को बदले में कि भैया वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ाने के लिए। 20th क्वेश्चन है which of the following factors are involved in sensing opportunities? Ability to perceive and preserve basic ideas which could be used commercially, ability to harness different sources of information, vision and creativity, all of the above. बताइए which of the following factors are involved in sensing opportunities? बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर। Ability to perceive and preserve basic ideas which could be used commercially, ability to harness different sources of information, vision and creativity, all of the above. बोले क्या होगा करेक्ट आंसर। कौन से इनमें से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सब के सब। कि क्या हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कमर्शियली इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से एबिलिटी मतलब वो कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, और विजन और क्रिएटिविटी। 21st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन प्लान डिटर्मिन्स द एग्जैक्ट पाथ अ प्रोडक्ट हैज़ टू फॉलो? डिस्पैचिंग, शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन, रूटिंग। बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। Which of the following element of operation plan determines the exact path a product has to take? इनमें से कौन से वाला ऑपरेशन प्लान का एलिमेंट आपकी मदद करता है ये समझने में कि एग्जैक्ट पाथ कौन सा लेना है प्रोडक्ट को? डिस्पैचिंग, शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन, रूटिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज, नाम से ही समझ में आ रहा है, रूटिंग। 22nd क्वेश्चन,
Time Success is a watch manufacturing company. It produces and sells different types of watches. It performs various activities such as product designing, packaging, warehousing, branding, pricing, promotion, and selling. The company also maintains good relations with the customers and follow up with them to provide after-sales services. They get repeat orders because of this practice. Dash strategy is related to the activities mentioned in the paragraph above. Selling, branding, labeling, marketing. बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? हिंदी बताऊं? सो टाइम सक्सेस एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ये डिफरेंट तरह की वॉचेस प्रोड्यूस भी करती है और बेचती भी है. ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, पैकेजिंग करती है, वेयर हाउस में उसे रखने का काम करती है, ब्रांडिंग भी करती है, उसके अलावा प्राइसिंग तय करती है, प्रमोशन देखती है, सेलिंग भी करती है. द कंपनी ऑल्सो मेंटेन्स गुड रिलेशन विद द कस्टमर. ये कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी मेंटेन करती है और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. दे गेट रिपीट ऑर्डर्स. इनको बार बार सेम बंदे से रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं. इस प्रैक्टिस की वजह से इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली? सेलिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग. बताइए. क्वेश्चन देखिए, कॉमन सेंस के बेसिस पे तो नहीं, बट आपने जो पढ़ा हुआ है अभी तक 12th में बिजनेस स्टडीज़ में, उसके बेसिस से आपका आंसर बहुत आराम से बनेगा. पता लगाइए क्या होगा करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केटिंग. आप ये सारी चीज़ें पढ़ो ना, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? प्राइसिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग, वेयर हाउसिंग, सेलिंग, पैकेजिंग, सारी कहाँ होती हैं? मार्केटिंग में ही होती है ना. तो येस, द आंसर विल बी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. 23rd क्वेश्चन है, द प्राइमरी एडवांटेज एन एंटरप्रेन्योर स्टैंड्स टू गेन बाय गोइंग पब्लिक इज डैश. Access to prospectus, access to capital, access to incentives, none of the above. By going in public, ऐसा होगा शायद. The primary advantage an entrepreneur stands to gain by going public is, okay, किसी भी entrepreneur को public domain में जाने से कौन सा वाला advantage मिलता है? Access to prospectus, access to capital, access to incentives, none of the above. सोच के देखो, बहुत simple question है. बताइए क्या फ़ायदा मिलेगा जब एक एंटरप्रेन्योर पब्लिक में जाने के बारे में सोचता है? तो किस तरह का फ़ायदा मिलता है बताओ. एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सेस टू कैपिटल. ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर को सबसे ज़्यादा कमी होती है पैसे की, ठीक है. और पब्लिक में अगर वो जा रहा है, पब्लिक डोमेन में अगर वो जा रहा है, तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी जो आराम से पूरी हो सकती है इसकी. 24th क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम डैश. कॉन्ट्रैक्ट, स्टेटस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. जो रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप का, वो कैसे अराइज होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, बोथ ए एंड बी के थ्रू, या नन ऑफ द अबव के थ्रू? बताइए. समवॉट सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी सी बदल दी है इन लोगों ने. And the correct answer is contract के through, not from status. 25th क्वेश्चन है assertion और reason वाला क्वेश्चन. आई होप आपको पता है assertion और reason वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं. 2 सेंटेंसेस दिए होंगे, one will be assertion वाला, one will be reason वाला. आपको पहले तो पता लगाना है क्या ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट भी हैं कि नहीं है. अगर दोनों करेक्ट है तो आपको ये पता लगाना है कि क्या रीजन में लिखी हुई चीज़ असर्शन में लिखी हुई चीज़ से रिलेट करते हैं और उसको एक्सप्लेन कर पाती है कि नहीं. ठीक है, तो असर्शन में ये बोलते हैं व्हेन द कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स फर्म्स दैट आर ऑफ सिमिलर साइज द टर्म कंसोलिडेशन इज अप्लाइड. रीजन में बोलते हैं व्हेन द टू फर्म्स डिफर सिग्निफिकेंटली बाय साइज द टर्म इज नोन एज मर्जर. ओके, सो फर्स्ट असर्शन में क्या बोल रहे हैं? कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स फर्म्स दैट आर ऑफ सिमिलर साइज टर्म, मतलब जो दो सिमिलर साइज की टर्म्स की जो फर्म्स होते हैं, अगर उनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है तो उसको कंसोलिडेशन बोला जाता है. वेयर एज जब डिफरेंट साइजेस की फर्म्स के बीच में वो होता है तो उसे मर्जर बोला जाता है. पता लगाइए ये सेंटेंस सही है कि नहीं है. मर्जर, एक्विजिशन, कंसोलिडेशन, कॉन्ग्लोमरेट, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा हमें, राइट. चलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर.
बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। And the correct answer of this question is B. Both assertion and reason are true, but ये एक दूसरे की जब explanation का पार्ट आता है तो अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। ऊपर वाला कंसोलिडेशन के बारे में बात कर रहा है, whereas नीचे वाला मर्जर के बारे में बात कर रहा है। ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करने का काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये बोलता है अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इज बिटवीन फर्म्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज, whereas रीजन में ये बोलते हैं a market extension merger is between two companies producing different goods or services for one specific finished product। चलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। assertion रीजन का ये क्वेश्चन है, जल्दी से पता लगाइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। एक कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का मतलब होता है ऐसे फर्म्स जो कि बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, वेयरएज एक मार्केट एक्सटेंशन मर्जर का मतलब होता है जहां दो कंपनीज जो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश प्रोडक्ट, ओके, आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश प्रोडक्ट, जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है एक स्पेसिफिक फिनिश प्रोडक्ट के लिए। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। So the answer of this question is ऑप्शन सी, assertion A is true but reason में R जो लिखा हुआ है वो false statement है। और हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने एक वो करा था, मैच द फॉलोइंग किया था जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मर्जर्स लिखे हुए थे। उसमें हमने सारे मर्जर्स मैच करके देखे थे कौन सा किसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ जा रहा है, वहाँ हमने समझा था ये क्वेश्चन। चलिए 27th क्वेश्चन है राइट्स इशू इज अ मेथड ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम डैश शेयर होल्डर्स न्यू एग्जिस्टिंग बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। Rights issue is a method of raising additional finance from dash shareholders, new, existing, both A and B, none of the above। बताइए राइट्स इशू किसको बोला जाता है, मतलब किससे लिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लिया जाता है, न्यू शेयर होल्डर से लिया जाता है, दोनों से ले सकते हैं या फिर किसी से भी नहीं ले सकते। एंड द करेक्ट आंसर इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लिया जाता है। राइट्स इशू मतलब उनका राइट बनता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका राइट बनता है टू क्लेम द न्यू शेयर्स विच द कंपनी इज इशूइंग। 28th क्वेश्चन है केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट for detecting early signs of opportunities and threats that may influence its current and future plans is known as what? Environmental scanning, problem identification, idea fields, none of the above। A very simple question, very simple question, common based question है। पढ़ के देखो, इंटरप्रिटेशन से ही समझ में आ जाएगा तुम्हें कि क्या पूछना चाह रहे हैं तुमसे, मतलब कौन सा आंसर होगा इसका, क्या पूछना चाह रहे हो तो समझ आ ही जाएगा हिंदी करके, राइट। चलिए 28th क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को ही अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स समझ आ जाए जो हमारे टूवर्ड्स आ रही हैं और हम अपने फ्यूचर और करंट प्लान्स को उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं। देखो पहले मेरे इस हाथ पे खुजली हो रही थी तो शायद पैसा आने वाला था, अब मेरे इस हाथ पे खुजली हो रही थी तो शायद पैसा जाने वाला है, आया नहीं है, वो ऐसे ही चला जाएगा, मतलब ऐसे लग रहा है। चलिए बताइए एनवायरमेंटल स्कैनिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आइडिया फील्ड्स या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द आंसर विल बी एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके, एनवायरमेंटल स्कैनिंग से ही तो हम इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, जिससे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हमारे टूवर्ड जो भी आ रही होती हैं उसको हम पहचान पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने प्लानिंग है वो कर पाते हैं। 29th क्वेश्चन है Paranshu was working with Hitesh, a new entrepreneur, as a production manager. To achieve the objectives, he issues necessary orders and guidelines to his subordinates pertaining to work, and they give practical shape to the production plan. Identify the element being discussed above which is related to one of the components of a business plan. Dispatching, scheduling, inspection, routing. बताइए। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले हम सॉल्व करके आए हैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, अलग एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर।
Pranshu was working with Hitesh. Pranshu हितेश के साथ काम कर रहा था. A new entrepreneur as a production manager, जो कि एक नया entrepreneur है और प्रांशु क्या बना हुआ था, उसका production manager बना हुआ था. To achieve the objectives, he issues necessary orders and guidelines to his subordinates. Objectives को achieve करने के लिए वो necessary orders और guidelines issue करता था subordinates को, जो कि काम से related होती थी, और practical shape देता था production plan को. Identify the element being discussed above. ऊपर जो दिया हुआ है प्लान, उसका एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब बिजनेस प्लान का कौन से वाला कंपोनेंट है जो ऊपर लिखा हुआ है. प्रोडक्शन मैनेजर था, लोगों को बताता था, ऑर्डर इशू किया करता था, गाइडलाइंस इशू किया करता था वर्क से रिलेटेड, और प्रैक्टिकल शेप देता था प्रोडक्शन प्लान को. बताइए क्या होगा. डिस्पैचिंग, शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन, रूटिंग. मेरे ख्याल से ना तीसरा क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से. पहले वाले शेड्यूलिंग से रिलेटेड था, दूसरा वाला रूटिंग से रिलेटेड था. अब आपको बताना है ये वाला किससे रिलेटेड है. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्पैचिंग. ये डिस्पैचिंग से रिलेटेड है, जिसमें ऑपरेशन प्लान में कौन सी चीज़ क्या करनी है, कैसे करनी है, वो बताई गई है. सो बिजनेस प्लान के कॉम्पोनेंट से भी बहुत सारे, बिजनेस प्लान के एलिमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. अच्छे से पढ़ना है ये वाला टॉपिक. 30th क्वेश्चन है, Coal Limited is a public company and running its business on terms defined by government. Stones Limited is a private firm owned by Sunny Stone and his brother Rocky Stone. Wow, क्या नाम है. Stone brothers are planning to expand the business. For that, Sunny wants to merge the company with another private company in order to increase production and earn more profits. But Rocky wants to acquire a public limited company in order to expand their business to the government market as well. Considering Rocky's strategy, this type of acquisition is known as dash. Friendly acquisition, reverse acquisition, backflip acquisition या फिर hostile acquisition. बताइए. बताइए what will be the correct answer of this question? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. मैं साइड में खड़ी हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पॉज करके रीड कर सकते हैं. कोल लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है और अपना बिजनेस चला रही है उन टर्म्स पे जो कि डिफाइन की गई है गवर्नमेंट द्वारा. स्टोन्स लिमिटेड एक प्राइवेट फर्म है जो कि सनी स्टोन और उसके भाई रॉकी स्टोन द्वारा ओन की जाती है. स्टोन ब्रदर्स अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को मर्ज करना चाह रहे हैं दूसरी प्राइवेट कंपनी के साथ, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके. बट रॉकी वांट्स टू एक्वायर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस टू द गवर्नमेंट मार्केट. बट रॉकी चाहता है कि वो पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर ले ताकि उसे गवर्नमेंट मार्केट में भी थोड़ी सी अपनी बिजनेस एक्सपैंड करने का मौका मिल जाए. कंसिडरिंग रॉकी स्ट्रैटेजी, दिस टाइप ऑफ एक्विजिशन इज नोन एज. इस तरह का एक्विजिशन कैसा रहेगा, जहां पे एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी को एक्वायर करने के बारे में सोच रही है. यूजुअली उल्टा होता है इसका. यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी को एक्वायर करने के बारे में सोच रही है. ये कौन से टाइप का एक्विजिशन होगा, बताइए. कौन से तरह का एक्विजिशन होगा. विल इट बी कॉल्ड एज फ्रेंडली, रिवर्स, बैकफ्लिप, हॉस्टाइल एक्विजिशन. बताइए. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं. अगेन मैच द फॉलोइंग में डिफरेंट टाइप्स के एक्विजिशन हमने देखे थे, उसको मैच किया था. अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा. जहां पे एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर रही है. एंड द करेक्ट आंसर विल बी रिवर्स एक्विजिशन. रिवर्स एक्विजिशन में प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने अंदर ले लेती है. ठीक है. सो 30th का आंसर है बी. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31. ये बोलते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स रेज फंड्स थ्रू द इशू ऑफ वैलिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. पब्लिक लिमिटेड, private limited sector, both A and B, none of the above. From which of the following sector entrepreneurs raise funds through the issue of varied financial instruments? Public limited, private limited sector, both A and B, none of the above.
इन दोनों में से कौन से सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स फंड्स रेज करते हैं वैलिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके फंड्स रेज करते हैं? बताइए। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बोथ ए एंड बी। दोनों ही सिनेरियोज में ऐसे होता है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ इट्स टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। ये बोलता है, चिंतन wants to start a shoe manufacturing factory. He would need the help of some investors to help him fund the business. He planned to prepare an entertaining slide with oral narratives of it to explain his business plan. Identify the business plan Chintan has opted for. Elevator's pitch, a written presentation for external stakeholders, an internal operational plan, a pitch deck with oral narratives. बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई होप जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, लाइक 32 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3-4 को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपसे आराम से बन गए होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आउट ऑफ 32 एटलीस्ट आपके 25 क्वेश्चन तो अभी तक सही गए होंगे, बट किसी के नहीं गए हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं है। अभी भी CUET एग्जाम में समय है, आप थोड़ी सी मेहनत और कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए बताइए, चिंतन को अपना शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्टार्ट करना है। ही वुड नीड द हेल्प ऑफ सम इन्वेस्टर्स टू फाइंड हिम फंड द बिजनेस। उसको कुछ इन्वेस्टर्स की आवश्यकता लगेगी अपने बिजनेस को फंड करने के लिए। ही प्लान टू प्रिपेयर एन एंटरटेनिंग स्लाइड विद ऑरल नरेटिव्स। उसने प्लान किया है कि वो एंटरटेनिंग स्लाइड तैयार करेगा ऑरल नरेटिव्स के साथ और एक्सप्लेन करेगा अपना बिजनेस प्लान। आपको आइडेंटिफाई करना है बिजनेस प्लान जो चिंतन ने ऑप्ट किया है वो कौन सा है। एलिवेटर्स पिच है, रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, एन इंटरनल ऑपरेशनल प्लान है, या फिर पिच डेक विद ऑरल नरेटिव है। एंड द राइट आंसर विल बी अ पिच डेक विद ऑरल नरेटिव। लिखा हुआ है वहाँ पे कि उसने ऑरल नरेटिव। देखिए मैंने ना ये चीज़ नोटिस की है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ना जहाँ पे ऑरल नरेटिव की बात हुई है क्वेश्चन में ही इट वाज मेंशन। सो थोड़ा सा लिंक बिठा लेना, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आँख बंद करके अगर ऑरल नरेटिव लिखा हुआ है तो यही वाला ऑप्शन चूज कर लेना, ऐसा भी मत करना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, 33rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्किमिंग। स्किमिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट सही है? नहीं सॉरी, इनकरेक्ट है, गलत है। देखा, मैंने ही पढ़ते पढ़ते गलती कर दी, तो आप स्टूडेंट्स तो आराम से कर सकते हैं। ये इनकरेक्ट करेक्ट में ना हम बहुत बार ना अपने मन में या हमारे दिमाग में जो वर्ड होता है ना वो रीड कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल वर्ड। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये गलती आप मत कीजिएगा। स्किमिंग के रिस्पेक्ट में कौन से वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्किमिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड टू रीइम्बर्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। Skimming is a viable option when there are strict legal and government regulations. Skimming is often used to target early adopters of a product or service. None of the above. बताइए, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। स्किमिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड टू रीइम्बर्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्किमिंग को यूजुअली एम्प्लॉय किया जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रीइम्बर्स कराया जा सके। ये एक वाइबल ऑप्शन है ऐसे एरियाज के लिए जहाँ पे लीगल और गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत सारी होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं। और स्किमिंग ऑफन यूज़ किया जाता है अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को टारगेट करने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। वैसे टू बी ऑनेस्ट ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से तब पता चलेगा जब आपको स्किमिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता हो। तो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको आंसर बता देती हूँ और उसके बाद जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्यों हुआ ये आंसर। द आंसर विल बी बी कि स्किमिंग वाइबल ऑप्शन है जहाँ पे स्ट्रिक्ट लीगल और गवर्नमेंट और रेगुलेशन होते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट चीज़ है इसके बारे में। अगेन कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में यू विल गेट टू नो स्किमिंग क्या होता है और उसको कहाँ पे हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो 34th क्वेश्चन है, एंजल इन्वेस्टर्स बेयर एक्सट्रीमली हाई रिस्क, एक्सट्रीमली लो रिस्क या फिर लो रिस्क।
जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, सीड इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है, सीड फाइनेंसर्स भी बोला जाता है, इनको बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो इंसान होते हैं ये बेयर करते हैं एक्सट्रीमली हाई रिस्क या फिर हाई रिस्क या फिर एक्सट्रीमली लो रिस्क या फिर लो रिस्क, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, एक्सट्रीमली हाई रिस्क। जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो बहुत सारा रिस्क लेते हैं, तभी तो वो बदले में इक्विटी मांगते हैं आपसे, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो अब आए हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में। वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ डैश इक्विटी कैपिटल, पब्लिक प्राइवेट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो वेंचर कैपिटल होता है वो डैश टाइप ऑफ इक्विटी कैपिटल होता है, पब्लिक प्राइवेट बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। So the answer of this question is private B. Venture capital is a type of private equity capital. 36th question है, from which of the following sources information for environmental scanning can be collected? Verbal information from customers, wholesalers, retailers, distributors, consultants, etc. Record of companies, government publications, all of the above. बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये आपके सामने। From which of the following sources information for environmental scanning can be collected? Environmental scanning के लिए इनमें से कौन से वाले सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है? वर्बल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ बातचीत करने से, उनसे वर्बल इंफॉर्मेशन लेने से, ऐसे ही होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट से, और या फिर कंपनीज के रिकॉर्ड्स देख के, या फिर गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस होते हैं वो देख के, या फिर ये सारे के सारे। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग के लिए। 37 नंबर का क्वेश्चन है, अगेन पिचेस से रिलेटेड है। It says Pranav is a budding entrepreneur who is about to pitch in his idea to a group of investors. For presenting his idea, his business plan, he has made a teaser of about 3 minutes to awaken the interest of the potential investors. प्रणव नहीं, एक्चुअली प्रभव नाम है, Prabhav, yes. Prabhav is using dash format of presenting a business plan. Elevator pitch, a pitch deck with oral narrative, a written presentation for external stakeholders and internal operational plan. बताइए। जो प्रभव भाई साहब हैं वो एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, मतलब पनपते हुए एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपने आइडिया को पिच करने वाले हैं ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के सामने। अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने से पहले उन्होंने एक टीजर बनाया है 3 मिनट्स का, ताकि वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को अवेक कर सके, उठा सके, जगा सके। तो ये बिजनेस प्लान का कौन से वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बताइए। And the correct answer of this question is elevator pitch. मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात बोलना एलिवेटर पिच का काम होता है, ठीक है। तो इन्होंने 3 मिनट की वीडियो बनाई है ताकि ये लोगों को अवेक कर सके, उनके इंटरेस्ट को जगा सके, राइट। तो 3 मिनट में मतलब बहुत ही संक्षिप्त में इसने अपनी बात करी है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? रॉ मटेरियल्स, कमीशन ऑन सेल्स, पैकिंग मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। I hope you people know what's the meaning of variable cost. 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को हम इकट्ठे मिला देते हैं तो वो बनता है टोटल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट का इनमें से कौन से वाला एग्जाम्पल है? और जहाँ तक मुझे याद है ये एक और मॉक में आ चुका है क्वेश्चन, जल्दी बताइए। What will be the answer of this question? सी, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो कि नंबर ऑफ पीसेस के साथ, नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी के साथ बढ़ता रहता है। ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा बढ़ेंगे, कम क्वांटिटी कम बढ़ेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। 39th question, which of the following statement is not true with respect to company form of business organization? इनमें से कौन से वाली statement true नहीं है company form of business organization के बारे में? A single person cannot constitute a company. A company is created by law.
A company has a dependent status. The liability of the shareholder of a company is normally limited to the number of shares held by or guarantee given by him. चलिए बताइए इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कंपनी फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बोलिए। A single person cannot constitute a company. एक सिंगल इंसान कंपनी नहीं फॉर्म कर सकता। A company is created by law. कंपनी लॉ द्वारा क्रिएटेड होती है। अ कंपनी हैज़ अ डिपेंडेंट स्टेटस, कंपनी का डिपेंडेंट स्टेटस होता है। और लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है नॉर्मली, जितना उन्होंने शेयर्स ली हो या गारंटी ली हो। आपको बताना है कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। And the correct answer of this question is a company has a dependent status. No, it has an independent status. बाकी जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो कंपनी के बारे में करेक्ट हैं, ठीक है। एक सिंगल पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। Then what is OPC? One person company. चलिए 40th क्वेश्चन है। Okay, so this question asks, for trading the operating cycle will be longer, shorter, both A and B, none of the above. ट्रेडिंग के लिए ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी, बहुत छोटी होगी, दोनों हो सकती हैं, none of the above. ट्रेडिंग वाला बिजनेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे हम गुड्स लाते हैं, खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, विदाउट एनी वैल्यू एडिशन एज सच। एंड द करेक्ट आंसर विल बी शॉर्टर। उसमें ऑपरेटिंग साइकिल में है ही क्या, ऑपरेशन होते हैं क्या प्रॉपरली? ओके, 41st क्वेश्चन है, what does total cost include? Total cost includes variable costs as well as the fixed cost. It includes both variable costs, it includes both fixed costs, includes fixed cost only, all of the above. वैसे बहुत गलत फ्रेमिंग हुई है इस क्वेश्चन की, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट एनीवेज फिर भी आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उस आंसर को क्लिक कीजिएगा। व्हाट डज टोटल कॉस्ट इंक्लूड? टोटल कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करती है? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ, फिक्स कॉस्ट ऑल ऑफ द अबव। And the correct answer will be it includes variable cost and fixed cost. वैसे कायदे से देखा जाए all of the above में भी यही माना ना कि भैया दोनों चीज़ें आती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, फिक्स कॉस्ट भी आती है, ये अलग अलग दे दिया और ये पॉइंट साथ में दे दिया, तो ऑल ऑफ द अबव भी मतलब समवॉट किसी को करेक्ट आंसर लग सकता है। लेकिन अगर आप सोच के देखें तो यहाँ जो बात हो रही है वही इंडिविजुअली यहाँ पे बात हो रही है, तो हमें बेटर ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा लगेगा? ए लगेगा ना, इसलिए ए टिक किया है। बट यहाँ पे फ्रेमिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। 42nd क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स, ऑल ऑफ द अबव। जो इकोनॉमिक डायमेंशन होता है, पेस्टल मॉडल का जो इकोनॉमिक्स होता है, ई होता है, उसमें क्या क्या आता है? इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, इन्फ्लेशन आता है, बिजनेस साइकिल्स आती हैं, या फिर सब आता है? बताइए क्या क्या आता है, जल्दी से बताइए। एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सारा का सारा आता है। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है ना। मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बोला था, इकोनॉमिक्स में जो जो चीज़ें पढ़ी अगर वो दिखाई दे तो इकोनॉमिक्स वाला मतलब पेस्टल मॉडल का ई बेसिकली वो इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 43rd क्वेश्चन है, Niranjan wanted to start a business of electronic products but did not have sufficient funds for this. One of his friends suggested him to approach Sudhir, who was running a financing company. Sudhir asked him to prepare a slideshow and give oral narrative that is meant to trigger discussion and create interest in potential investors while reading the written presentation. Identify the format of business plan discussed above. Elevator pitch, a pitch deck with oral narratives, a written presentation for external stakeholders, and an internal operational plan. बताइए बताइए what will be the correct answer? चलिए इस तरह से मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो बहुत सारे अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ये जिसका एक ये आंसर होगा, ये पहली बार आ रहा है। ये हिंट थी आप लोगों के लिए। सो निरंजन को अपना स्टार्ट करना है बिजनेस किसका? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, बट भाई साहब के पास पैसे नहीं है, ठीक है। इसके एक फ्रेंड ने इसे बोला कि सुधीर नाम का कोई इंसान है, फाइनेंसिंग कंपनी रन करता है, उसको जाके मिल।
Sudhir asks him to prepare a slideshow and give oral narratives that is meant to trigger discussion and create interest in potential investors while reading the written presentation. मतलब सुधीर भाई साहब ने इन्हें बोला कि आप एक स्लाइड शो बनाइए oral narratives के साथ और ऐसा हो कि वो ट्रिगर करे डिस्कशन और लोगों का पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जगाए रिटन प्रेजेंटेशन के साथ. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान डिस्कस अबव. देखो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा हिंट ट्विस्टेड वे में दे दूँ. अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे बताइए इसका आंसर क्या होगा. Elevator pitch, a pitch deck with oral narrative, a written presentation for external stakeholders, an internal operational plan. And the correct answer of this question is a pitch deck with oral narratives. अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर ये होगा अभी तक नहीं आया. बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा अब ये आंसर होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट. इन दोनों के क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड फॉर दैट मैटर हम इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बस इसी का नहीं किया था. बट अगेन अगर तुम क्वेश्चन रीड करो, ऑरल नरेटिव जिससे डिस्कशन हो, स्लाइड शो हो, रिटन प्रेजेंटेशन भी हो, तो पिच डेक विद ऑरल नरेटिव, जो मतलब ऐसी पिच जिसमें प्रेजेंटेशन दिखाएं हम और पीछे से ऑरल नरेटिव्स भी दे दें, वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो करेगी. और यही सारी चीज़ें मेंशन थी यहाँ पे, तो आपको वही स्पॉट करनी थी. बी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए 44th question. If merger of Hindustan Computers Limited, Hindustan Instruments Limited, Indian Software Company Limited and Indian Reprographics Limited into an entirely new company called HCL Limited, identify the form of merger. ओके इतनी सारी चीज़ों का, इतनी सारी कंपनीज का मर्जर हो रहा है. मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन, कॉन्ग्लोमरेट, एक्विजिशन, हॉरिजॉन्टल मर्जर. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. टाइप ऑफ मर्जर के बारे में ये क्वेश्चन है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है. आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मर्जर होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड का, हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का, इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड का, इंडियन रेप्रोग्राफिक्स लिमिटेड का, एक इंटायरली न्यू कंपनी में जिसका नाम होगा HCL लिमिटेड, तो ये कौन से तरह का मर्जर है. बहुत सारी कंपनीज मिल रही हैं और मिल के ऑल टुगेदर एक नई कंपनी फॉर्म कर रही हैं HCL लिमिटेड करके. तो ये कौन से तरह का मर्जर है, दैट यू हैव टू टेल. मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन, कॉन्ग्लोमरेट, एक्विजिशन, हॉरिजॉन्टल मर्जर. आप सबको पता है इन सारी चीज़ों के मतलब, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. बताइए. एंड the correct answer of this question is merger through consolidation. सबको मिला के एक नई कंपनी फॉर्म हुई है. So merger through consolidation will be the correct answer. 45th question है, the main objective of a business is to maximize profit by using minimum resources, earn maximum profit by using minimum resources, earn minimum profit by using minimum resources, earn maximum profit by using maximum resources. अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, बच्चे उतने इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं. हम लोग ना जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, स्पेशली जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, तब हमारा ना मतलब थोड़ा परसेंटेज ऑफ दिमाग ना नर्वसनेस में चल रहा होता है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, कई बार हम ना गलत वर्ड्स रीड कर लेते हैं. लाइक जैसे करेक्ट इनकरेक्ट का मैंने आपको बताया था, वैसे ही मैक्सिमम मिनिमम एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा हम कभी कभी इंटरचेंज कर देते हैं कि अरे वहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा. तो ऐसे क्वेश्चन में ही ना आपको सबसे ज़्यादा सतर्क होकर क्वेश्चन रीड करना चाहिए. ये जितने सिंपल होते हैं ना, मैंने उतना स्टूडेंट्स को देखा है ऐसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में गलती करते हुए. मेरे इतने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन स्टूडेंट्स रहे हैं, लाइव क्लासेस की बात करी जहाँ पे मैं लाइव पढ़ाती थी, वहाँ पे आई नेवर यूज टू एक्सपेक्ट कि ऐसी गलतियाँ भी वो करके आएंगे, बट आई हैव सीन देम डूइंग सच मिस्टेक्स. और वो जैसे ही करके आते हैं ना और एग्जाम से बाहर निकलते हैं, दिल बी लाइक अरे मैम हमने इतनी इडियोटिक मिस्टेक कर दी. विच इज़ नॉट इडियोटिक मिस्टेक्स, इट्स जस्ट ह्यूमन बींग्स ऐसे ही ट्रेंड होते हैं. तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़े ना जहाँ पे सिमिलर वर्ड्स इस्तेमाल हुए, तो वहाँ पे बहुत क्लियरली पढ़ना है. ठीक है, सो यहाँ पे earn maximum profit by using minimum resources, earn minimum profit by using minimum resources, earn maximum profit by using maximum resources. What do you think क्या होगा? बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट डिराइव करें, ज़्यादा प्रॉफिट डिराइव करें, तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स बाय मिनिमम रिसोर्सेज, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो दिक्कत बंदों को देखने को मिली है वो है, बस उसका ध्यान रखना है आपको। Okay, 46th question है, when the product is very costly, it is best to use a dash distribution channel, small, medium, large, very large। इस नेचर का क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज में भी आ चुका है। जब आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करते हैं? लाइक फॉर से इफ यू आर सेलिंग ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड्स, नेकलेसेस ऑफ गोल्ड, या फिर सिल्वर का तो सस्ता ही आता है, चलो ऐसा मानो, प्लैटिनम, रोज़ गोल्ड, ये रोज़ गोल्ड तो गोल्ड से भी महंगा देने लग गया आजकल, पता नहीं क्या हो गया इनको। ऐसे में आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा पसंद करते हैं? लार्ज, स्मॉल, मीडियम, वेरी लार्ज? एंड द करेक्ट आंसर विल बी स्मॉल। जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो, मतलब कॉम्प्लेक्स हो, उसको समझाना पड़ेगा, इन बोथ द सिनेरियोज आप स्मॉल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उतना ही मिसकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन स्किप हो जाना, या फिर एडल्ट्रेशन, इन सब की दिक्कत आ सकती है। सो बेस्ट रहेगा आप स्मॉल चैनल प्रेफर करें, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंचाएं। चलिए, अब आएगा केस स्टडी। एक केस दिया होगा, उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चन दिए होंगे, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं ये पढ़ देती हूँ आपके लिए। इट सेज, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। Safe Journey Travel is a forthcoming cab service. It was not easy for the organizers to execute these services, as the organizers knew that they are entering a highly competitive market. They gathered information on existing cab services and changing customer preferences and incorporated those observations into their operations. In order to reach the customers quickly, they developed a customer-friendly app to book, track and trace the cabs always. To create an environment of trust, all the drivers were grouped into 2 shifts, 8 a.m. to 8 p.m. for female drivers and 8 p.m. to 8 a.m. for male drivers. GPS systems were installed in all the cabs to monitor their movements. There were different modes of payment service offered to customers. The fare payment can be made by an e-wallet through Safe Journey Travel Smart Card, by cash on delivery or by debit credit card. As soon as the services were launched, customers started liking it and felt secure, and in no time their service became a grand success. Okay. रीड करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पॉज करके रीड करना है तो करिए, टेक योर टाइम। मैं थोड़ा सा बाहर ही हूँ फ्रेम के, फिर मैं आपको इसकी हिंदी समझाती हूँ कि क्या होगी इसकी हिंदी। चलिए बताइए, पढ़िए आराम से, थोड़ा सा बड़ा है ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन, आराम से पढ़ लीजिए। चलिए, तो सेफ जर्नी ट्रैवल जो है वो एक फोर्थकमिंग कैब सर्विस है। ठीक है, It was not easy for the organizers to execute these services, as the organizers knew that they were entering a highly competitive market. इन मतलब जो organizers थे इस particular service के मतलब जो भी execute करने वाले थे ये services, उनको पता था कि वो एक ऐसे market में कदम रख रहे हैं जहाँ पे high competition है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की एग्जिस्टिंग कैब सर्विसेज पे और चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड इनकॉर्पोरेटेड दोज ऑब्जर्वेशन इनटू देयर ऑपरेशन। जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, बातचीत से कस्टमर प्रेफरेंसेस पता लगाए, उसके बाद इन्होंने उसके बेसिस पे अपने ऑपरेशंस के लिए प्लानिंग करी। ठीक है, In order to reach the customers quickly, they developed a customer-friendly app. कस्टमर्स तक आसानी से और जल्दी पहुंचने के लिए इन्होंने कस्टमर फ्रेंडली एक ऐप लॉन्च करी, टू बुक, ट्रैक एंड ट्रेस द कैब्स ऑलवेज। जैसे ओला होती है, आप बुक भी कर सकते हो, आप ट्रेस भी कर सकते हो, कितनी देर लगेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाता है, 3 मिनट में ड्राइवर आपके पास पहुंचने वाला है। वो बात अलग है कि 3 मिनट में वो पहुंचता नहीं है, लेकिन आप पूरा मैप देख सकते हैं कि वो अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे रुका हुआ है, फिर ये है, फिर वो है।
टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सारे ड्राइवर्स को 2 शिफ्ट्स में बाइफिकेट किया गया था। फीमेल ड्राइवर्स को सुबह से 8 शाम के 8 तक, और मेल ड्राइवर्स को रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक। GPS systems were installed in all the cabs to monitor their movement. सब कैब्स में GPS सिस्टम लगाए गए थे, इंस्टॉल किए गए थे ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। There were different modes of payment services offered to customers. अलग अलग modes of services पेमेंट सर्विसेज अवेलेबल थी। जैसे आज की डेट में अगर तुम जाओ तो तुम्हें उन्हें कैश नहीं देना पड़ता। There was a time ओला वाले आपको ना, जब आप बुकिंग करते थे तो आपको कॉल करते थे सामने से। मैं जहाँ रहती हूँ और मेरे ऑफिस का डिस्टेंस इज़ हार्डली 2 किलोमीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है मैं स्कूटी से नहीं, मतलब ऐसे ही ओला वगैरह से आने की कोशिश करती हूँ, तो ना ड्राइवर सबसे पहले तो एक कॉल करते थे जाने से, मतलब वो लेने से पहले, बुकिंग लेने के बाद, लेकिन मेरे पास आने से पहले, कि मैम कहाँ जाएंगी, ठीक है। और उनको गलती से बता दो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है 2 किलोमीटर वाले, उस पर एग्जैक्ट तुमने एड्रेस बता दिया, दे विल बी लाइक कैंसिल कर देते थे। और दूसरा ये रहता था, मैडम कैश है क्या, कैश पेमेंट रहेगी, और आपने गलती से बोल दिया नहीं कैश पेमेंट नहीं रहेगी, हम डायरेक्टली ओला के अकाउंट में डालेंगे, तो ये और पंगा हो जाता था, मतलब वो लेने ही नहीं आते थे। बहुत सारे कैब ड्राइवर्स ने ऐसा किया। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज के डेट में अगर उनको कॉल करो, मतलब उनका कॉल आता है तो वो पूछते हैं कहाँ जाना है, बट देन उसके बाद उनके पास QR कोड्स रहते हैं खुद के, जिनमें आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, आप ओला वाले पे भी पेमेंट कर सकते हो, बट जनरली वो प्रेफर कर लेते हैं QR कोड के थ्रू ही पेमेंट एक्सेप्ट करना। सो अब ये थोड़ा सा बेटर हो गया है सिस्टम, एटलीस्ट इन भोपाल मैं बोल सकती हूँ, मेरे एरिया में तो। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट यहाँ पे भी डिफरेंट मोड्स के पेमेंट्स अप्लाई, मतलब सब वो किए जाते थे, सर्विसेज अवेलेबल थे। द फेयर पेमेंट कैन बी मेड बाय एन ई-वॉलेट थ्रू सेफ जर्नी ट्रैवल स्मार्ट कार्ड, बाय कैश ऑन डिलीवरी और डेबिट कार्ड। जैसे भी मतलब ये सारे जरियों से हम पेमेंट कर सकते थे। एज सुन एज द सर्विसेज वर लॉन्च, कस्टमर्स स्टार्टेड लाइकिंग इट, फेल्ट सिक्योर, एंड इन नो टाइम देयर सर्विसेज बिकेम ए ग्रैंड सक्सेस। जैसे ओला आई थी, इनिशियली लोग बाग डरते थे, बहुत सारी चीज़ें भी हो गई थी, लेकिन लेटली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई और आज की डेट में ओला बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड कई एरियाज़ में ऊबर भी फेमस है, राइट। और जैसे स्पेसिफिकली अगर रीजनल लेवल पे बात करूँ तो इंदौर में जुगनू करके ऑटो वाले की सर्विसेज चलती हैं, दैट इज़ ऑल्सो फेमस, राइट। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो फेमस हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्टमर का विश्वास जीत लिया है और कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर उससे क्या होंगे, खुश होंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है वो है, Which of the following concept help the company to succeed? Environment scanning, problem identification, idea fields, none of the above. बताइए किस चीज़ ने कंपनी को सक्सेसफुल होने पे मजबूर किया है? किस चीज़ ने कंपनी को सक्सेसफुल होने पे मजबूर किया है? बताइए। एनवायरनमेंट स्कैनिंग ने, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ने, आइडिया फील्ड्स ने, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन मतलब केस स्टडी में दिखा हुआ था इसका आंसर, बताइए जल्दी से। एंड द करेक्ट आंसर इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। वहाँ पे लिखा हुआ था कंपनी गैदर कर रही है इन्फॉर्मेशन ऐसे 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 ऐसे। चलिए 48 क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ ट्रैवल जर्नी टू स्कैन द एनवायरनमेंट? Because it organization gather information or changing condition. The right information can determine an organization's future viability. Both A and B, none of the above. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? Why is it important for safe travel journey to scan the environment? स्कैन करना क्यों ज़रूरी है सेफ ट्रैवल जर्नी के लिए अपने एनवायरनमेंट को? बताइए। And the correct answer is both A and B, ये सारे रीजन की वजह से। 49th question, which of the following importance of environment helps in identifying threats and opportunities in the market? Identification of opportunities to get first mover advantage, formulation of strategies and policies, tapping useful resources, better performance. बोलिए। Which of the following importance of a business helps in identifying threats and opportunities in the market? इनमें से कौन सी वाली importance business environment की दी हुई है threats और opportunities identify करने में? नहीं, sorry. The question is, which of the following importance of environment helps in identifying threats and opportunities in the market? Environment की importance आपको बतानी है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को मार्केट में।
Identification of opportunities to get the first mover advantage, formulation of strategies and policies, tapping useful resources, better performance. एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। उन्होंने बोला है कि भैया थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज से आप क्या करते हो, अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाते हो, आप पता लगाते हो कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी आ रही है तो मैं ऐसा कर लूँ, ये चीज़ नेगेटिव आ रही है तो इसके रिगार्डिंग मैं कोई स्ट्रैटेजी बना लूँ, राइट। तो आंसर होगा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. इट सेज as soon as the services were launched, customers started liking it and feeling secure, and in no time their services became a grand success. Identify the importance of business environment scanning stated in the above lines. Identification of opportunities to get the first mover advantage, tapping useful information, better performance, image building. बताइए, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर करिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बोलिए। जैसे ही ये सर्विसेज स्टार्ट हुई, लॉन्च हुई, कस्टमर्स ने इन सर्विसेज को पसंद करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्दी एक ग्रैंड सक्सेस भी बन गया। आइडेंटिफाई करिए इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग का, जो कि ऊपर वाली लाइंस में स्टेट किया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। टैप कर सकते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन, बेटर परफॉर्मेंस, इमेज बिल्डिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज इमेज बिल्डिंग। ओके, सो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि कस्टमर स्टार्टेड लाइकिंग इट और फीलिंग सिक्योर एंड इन नो टाइम दे बिकेम अ ग्रैंड सक्सेस। लोगों ने जैसे ही इसको ट्राई किया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उनका कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो गया किस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, और जैसे ही ट्रस्ट बिल्ड हुआ ऑब्वियसली उन्होंने कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, रेगुलरली सर्विसेज ऑफर कर मतलब लेना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से ये बिजनेस क्या हुआ, अच्छा खासा चल गया। तो यहाँ पे कंपनी के गुडविल ने काइंड ऑफ उसको बिजनेस दिलाया क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट इन मतलब लोगों के बीच में वो बिठाया है। सो इमेज बिल्डिंग विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, इसी के साथ ये मॉक टेस्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। एक और मॉक टेस्ट इसके बाद आने वाला है, फिर हम लाएंगे एनटीए वाला मॉक टेस्ट जो एनटीए ने दिया है एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन का, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट था तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे हम कवर करेंगे, एक डाउट सेशन जो अलग से रखेंगे उसमें। एंड साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के, नोट्स का मतलब ये है कि यही क्वेश्चंस और इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो वो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। एंड साथ ही साथ जो भी प्लेलिस्ट हैं एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वो सारी की सारी अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके अपने उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा, magnetbrains.com टाइप करना होगा, देयर विल बी दिस वेब पेज जो खुल जाएगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाएंगे तो आप नीचे जाके एक लाइन वो दिखेगा CUET में जैसे ही जाएंगे आपको CUET के टीचर्स दिख जाएंगे। बिजनेस स्टडीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी आपको चाहिए आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो देखनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे, अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ लाइन से आपके पास वीडियोस होंगी, क्लिक करके आप उसको पूरा कंप्लीट करिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए एंड देन थैंक्स बोल दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को। दैट्स इट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ना है, बहुत प्यार से, अच्छे से तरीके से, तसल्ली से, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसी ना हो जो तुम्हारे दिमाग में क्लियर ना हो। क्योंकि देखो मैथ्स मतलब ये जो हमारे MCQs होते हैं ना, यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। थियोरी एग्जाम्स आराम से हो जाते हैं, थियोरी एग्जाम्स में हम कुछ भी लिख के आ सकते हैं, मतलब हमें थोड़ा सा भी आइडिया है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम कुछ ना कुछ लिख देंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू MCQs ना, यहाँ पे नैया डूबती है लोगों की, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली अपनी प्रेपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अगर आप करेंगे तो हो ही जाएगा सब कुछ अच्छा। All the very best and thank you so much for watching this video.